नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में सीबीआई की जांच अब और भी तेज हो गई है। शराब घोटाले का मामला दिल्ली से निकलकर जब दक्षिण तक पहुंचा तो सियासत गर्मा गई। ईडी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता को समन पहुंचाया तो हंगामा मच गया। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि विपक्षी एकता से डरकर केंद्र सरकार विपक्षियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। अब सीबीआई आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मसले पर सवाल जवाब कर रही है। सीबीआई के समक्ष पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो पूछा जाएगा उसका सही सही जवाब दूंगा। वहीं केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान सीबीआई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं बीजेपी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। सीबीआई अब से कुछ ही देर में केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ करने वाली है। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार किया है। जो दिल्ली एक्साइज स्कैम, जो शराब नीति बनाई गई और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके पीछे सरगना कौन है, कौन इसके पीछे दिमाग लगाए हुए है, यह सीबीआई और जांच एजेंसीज इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती है। और बहुत कुछ तथ्य आज जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में मौजूद है। क्या ये हकीकत नहीं है जो हमने अभी न्यूज में भी देखा और ये पब्लिक डोमेन में है कि मनीष सिसोदिया जी के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कबूला है कि ये जो 2021 में मार्च के महीने में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने के लिए उन्हें कहा गया और उन्हें जो डॉक्यूमेंट दिया गया वो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के घर में हुआ। मुख्यमंत्री जी के घर पर मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी को ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए कि ये एक्साइज पॉलिसी है और इसे लागू कराना है। तो स्वाभाविक है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान दिया गया है तो पूछताछ तो होगी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन दिया था और आज प्रस्तुत होने के लिए कहा था, तो जब वो निकले तो पहले राजघाट गए, महात्मा गांधी की समाधि पर नमन किया और उसके बाद में वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे। कुछ देर में उनसे पूछताछ होने वाली है। और सीबीआई शराब घोटाले मामले में, शराब नीति का जो घोटाला हुआ तो उस मामले में पहले ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। मनीष सिसोदिया इस समय जेल में है। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने भी 2 दिन पहले कहा था कि यह जो नोटिस है यह मुझे डराने के लिए है, सीएम को फंसाने की साजिश की जा रही है और केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को डरा रही है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। आपको बता दें कि जब उनको समन मिला था उसके बाद में मीडिया से रूबरू हुए थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को डराया जा रहा है, सीएम को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान भी आया था कि अब मुख्यमंत्री को जेल में डालने की साजिश रची जा रही है। और जब सीबीआई के दफ्तर वो पहुंचे हैं तब वहां आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धरने पर हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन दिख रहा है, जो रुख दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सीधी तरह से जो आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें डराना चाह रही है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके, उनका दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को डराने का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू होगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो पूछा जाएगा वो सच सच कहूंगा, क्योंकि जो सच है उसे छिपाने की कोई वजह नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मैं भ्रष्टाचारी हूं, यदि मैं बेईमान हूं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इसी बात पर हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी। रमाकांत पटेल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक श्रोते जी। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। और सबसे पहले रमाकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो पूरी घटनाक्रम सामने आ रहा है कि सीबीआई ने उन्हें समन भेजा, आज प्रस्तुत होने के लिए कहा है। वो मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, उनसे जो पूछताछ की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि जो मनीष सिसोदिया के सचिव का जो बयान आया है, जो उन्होंने बयान दिया है कि ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, शराब नीति घोटाला जो हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल के घर में हुआ है। और यदि पूछताछ की जा रही है तो धरना प्रदर्शन क्यों? जी सूरज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अगर कहीं
भ्रष्टाचार हुआ होता, जी अभी तक ना तो सत्येंद्र जैन जी के मामले में 1 रुपया कहीं किसी को प्राप्त हुआ है, जी ना तो मनीष सिसोदिया जी के मामले में 1 रुपया कहीं प्राप्त हुआ है। जी तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। दरअसल मामला केवल ये है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश भर में कहीं कोई अच्छा काम नहीं कर पा रही है। हम्म कहीं इन्होंने एक स्कूल अच्छा नहीं बनाया है। हम्म आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कहीं कोई अच्छा स्कूल नहीं बनाए हैं। हम्म गुजरात में जब मोदी जी जाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, तो उन्हें टेंट वाले टेंट वाले स्कूल में इनको फोटो सेशन करवाना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे स्कूल बनाए, बहुत अच्छे इलाज की व्यवस्था कराई। केंद्र सरकार, मोदी सरकार इनसे डरी हुई है हम्म कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इनकी सरकार तो देश भर में है, हाँ इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया है। ऐसा ना हो कि जैसा पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, गुजरात में आम आदमी पार्टी के 13% वोट आ गए, दिल्ली हाँ में भाजपा को हरा दिया एमसीडी में। ऐसा ना हो कि आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाए, दिल्ली और पंजाब की तरह। हम्म इस डर की वजह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सिर्फ और सिर्फ हम्म आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का, डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बतला दूं, हाँ। कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। हाँ। इनको डराना तो छोड़ दीजिए, आप डरा नहीं सकते हैं, इस जन्म में तो नहीं डरा सकते हैं। ठीक है। बाकी केंद्र की मोदी सरकार बहुत ताकतवर है, जो मर्जी हो वो कर ले, जितना दुरुपयोग करना है जांच एजेंसियों का कर ले। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी वीर सिंह जादौन जी। वीर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। वीर सिंह जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को डराने का काम कर रही है। वीर सिंह जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी, तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है कि जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, और ये जो कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब किया है, वो गए हैं वहां पर, और जो बात स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मुझे डराने का, मुझे फंसाने का, जेल भेजने का की साजिश रची जा रही है, और केंद्र सरकार जो है वह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी पर। इनका आरोप बिल्कुल निराधार है जी भाई। जिस पार्टी का मंत्री जब फंसा हुआ है घोटाले में, जी तो उसका मालिक क्या बच सकता है? बिना मालिक की मर्जी के कोई काम नहीं हो सकता। तो जितना जिम्मेदार मनीष सिसोदिया है, उतने ही जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। अरविंद केजरीवाल कैसे बच सकते हैं जब घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है? हाँ। तो बगैर उनकी परमिशन के तो कोई काम हो नहीं सकता। और ईडी हो, कोई भी हो, जो जांच कर रही है, अगर जांच में उनको नहीं मिलेगा तो अपने आप छूट जाएंगे। भाई इंक्वायरी हो रही है, हाँ। पूछताछ हो रही है, तो पूछताछ में जैसा भी आएगा वैसा काम होगा। नहीं, तो ये जो बात आ रही है भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में तो चलो ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं कि पूछताछ हो रही है, लेकिन और भी राज्यों में जहां गैर शासित भाजपा राज्य हैं, वहां पर भी इस बात के आरोप लगते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में आरोप लगा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। भाई केंद्रीय जांच वो किस लिए बनाएगी? एजेंसियां किस लिए बनाएगी? वो जांच करने के लिए तो एजेंसियां बनाएंगी। हाँ। अगर ऐसा है तो एजेंसियों को खत्म कर दे। ये तो केंद्र के अधीन है ना, एजेंसियां तो राज्य सरकार के अधीन कहाँ भाई है? केंद्र के भाई आज भारतीय जनता पार्टी के अधीन थी। हाँ। उसके पहले कांग्रेस के अधीन थी। हाँ। भाई तो अधीन, भाई उसका कोई मालिक तो एक हो ही होगा। तो उस समय तो कोई आरोप नहीं लगा ना, जांच करना। आरोप तो आपकी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब आरोप लग रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, केंद्र सरकार है, वह इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और डराने का काम किया जा रहा है इन जांच एजेंसियों के माध्यम से। भाई जो फंसेगा वो तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, मतलब तो ये कैसे कह देगा कि हमने किया है? आपका कहने का मतलब है सूरज कि जी, मेरा एक सवाल है जी वीर सिंह जादौन से। जी बोलिए रमाकांत जी। वीर सिंह जादौन जी ये बतलाएं कि सत्येंद्र जैन जी के घर से इनको क्या बरामद हुआ है। वीर सिंह जादौन जी ये बतलाएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बतलाएं कि मनीष सिसोदिया जी के घर से, बैंक लॉकर से इनको क्या बरामद हुआ है। और एक बात और बतलाएं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर इनके पास में है तो क्यों ये व्यापम घोटालेबाजों की जांच नहीं कराते? क्यों ये पोषण आहार घोटालेबाजों की जांच नहीं कराते? क्यों मध्य प्रदेश के भिंड में
लोग नकली शराब पी के मर जाते हैं, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं होती है? क्यों यहाँ पर मध्य प्रदेश में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल, उसमें आग लग जाती है, सैकड़ों बच्चे जल के मर जाते हैं, क्यों उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों आज बनी हुई सड़क 1 महीने में टूट जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, क्यों इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों स्कूलों की हालत बदहाल करके रख दिया है मध्य प्रदेश में? क्यों ये शिक्षा माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? क्यों स्वास्थ्य माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? आप बतलाइए वीर सिंह जी, बताइए कि क्यों मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति का चयन होता है नौकरी के लिए, उसके स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को रख दिया जाता है, आरएसएस के लोगों को रख दिया जाता है, भाजपा के लोगों को रख दिया जाता है, अपना जवाब भी सुन लीजिएगा, ठीक है? के लोगों को रख दिया जाता है। रमाकांत जी, वीर सिंह जी, इन सवालों के जवाब हैं आपके पास? हाँ, जवाब मैं दे रहा हूँ जी भाई। ऐसा अगर सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है, हाँ, निष्पक्ष है, तो उनके कोर्ट उनको जमानत क्यों नहीं दे देती है? ये भाई भारतीय जनता पार्टी का काम थोड़ी है, उसको जमानत कब तक मिल जाती है? वीर सिंह जी, मिला क्या है ये बताइए? कोर्ट में जब मामला जाएगा तो जमानत मिल जाएगी। नहीं, ठीक है, ये जो रमाकांत जी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां जांच नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं गई थी तलाशी लेने के लिए या गिरफ्तारी के लिए, वो तो जांच एजेंसियों के द्वारा ही बात साफ आएगी कि उनको क्या मिला है और किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है, ये जांच एजेंसियां स्पष्ट कर पाएंगी। 9 महीने से मंत्री जेल में पड़ा हुआ है, वहाँ उसकी मालिश हो रही है, क्या उनको नहीं दिखाई देता इसकी मालिश हो रही है? जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से जितना प्रताड़ित करना है कर लीजिए, चिंता मत करिए, ठीक है? ये देश लोकतंत्र से चलेगा। ठीक है, वापस आऊंगा रमाकांत जी आपके पास भी, और वीर सिंह जी आपके पास भी आ रहे हैं। चिंता आप करिए, चिंता भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता ये मोदी जी की तानाशाही और तुगलकी फरमान से देश नहीं चलेगा, गुंडागर्दी से देश चलाने की कोशिश करेंगे, निश्चित नाबूद हो जाएगी पूरी भारतीय जनता पार्टी। ये देश की जनता बर्बाद नहीं करेगी। रमाकांत जी, वीर सिंह जी, आप दोनों के बाद वापस आऊंगा, ठीक है? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक श्रोती जी भी हैं। वीर सिंह जी, वापस आऊंगा आपके पास। मैं डॉक्टर आलोक श्रोती जी के पास जाना चाहूंगा इस समय। और ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, उनको सीबीआई ने तलब किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो पूछा जाएगा सच सच बताऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया के सचिव का जो बयान था पूछताछ में, उन्होंने जो जाहिर किया था, फाइल प्रस्तुत की थी कि ये जो पूरा शराब नीति का जो घोटाला हुआ है ये अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ है। इस मामले में जो पूछताछ की जाने वाली है, आपको लगता है कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की जो बात की जा रही है वो कितनी तार्किक है इस पूरे संदर्भ में? देखिए, जांच एजेंसियों की पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। कारण ये है कि ये जिन व्यक्तियों पे लगाया जा रहा है वो एक महामहिम है, मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, दिल्ली स्टेट्स का है, जिसको पूरा दिल्ली नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में जांच एजेंसियां बहुत फूक फूक के कदम रखती हैं। जब उनके पास पर्याप्त सबूत हो जाते हैं तभी वो उनको जो है सत्यापन करने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करती है, बुलाती है अपने यहाँ। हाँ, चूंकि ये मामला राजनीति से प्रेरित है तो राजनीति होना तो आवश्यक है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से आम पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और दिल्ली से सटे पंजाब में भी है, तो इस तरीके का जो शक्ति परीक्षण होता है वो दिखाया जाता है और राजनीति में ये सब चलता भी रहता है। जहां तक सबूतों का सवाल है, आज की तारीख में केवल आप ये क्राइम को या आप कहेंगे घोटाला कि जब आपके पास पैसा आएगा तब नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप नीतियां, उस नीतियों में अगर ऐसा लगेगा कि जो राजस्व का जो घाटा है आपकी नीति की वजह से स्टेट को हुआ है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को हुआ है, तो भी आप जो है घोटाले की श्रेणी में आते हैं। तो जो अगर आप टेक्निकलिटी में जाएंगे तो बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो साधारण व्यक्ति को समझ से बाहर होते हैं कानूनन तौर पे, और उन्हीं के आधार पे जो है जांचें आगे बढ़ती हैं। और कम ज्यादा इसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये पूर्णतः कह देना कि प्रताड़ित किया जा रहा है या जांच एजेंसियों को गुंडागर्दी कहना, ये उचित नहीं होगा। वो संवैधानिक पद है, उनकी एक संविधान में पूर्व से भाई पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता आती बदलती रहेगी, लेकिन जो देश आजाद हुआ उसके बाद संविधान लागू हुआ और जब से ये सिस्टम बना है तब से जांच एजेंसियां बनी हैं, वो अपना काम कर रही हैं और उनको संवैधानिक अधिकार भी है, उनके संवैधानिक लिमिटेशंस भी हैं, वो उसी लिमिटेशंस में ही काम कर सकती हैं और वो काम कर रही हैं। उनपे खुल के आरोप लगाना ये आजकल एक राजनीतिक
विचारधारा की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये उचित बात नहीं है। यहाँ डॉक्टर आलोक श्रोती जी, एक सवाल जरूर है, मैं थोड़ा सा भविष्य में जाना चाहूंगा यहाँ पर कि यदि उनको कोई मिलता है, कोई प्रमाण मिलता है जांच एजेंसी को, सीबीआई को, यदि जिस लिए उन्होंने बुलाया है, ऐसी कोई बात अगर आती है और फिर मामला दर्ज करते हैं, तो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि हम देखें कि जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी, हुगली में उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज हुई थी, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र अपने पद से, उसके बाद जाकर के प्रस्तुत हुई थी वो हुगली थाने में। तो यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है सीबीआई की जांच में, पूछताछ में, जैसे कि आपने कहा कि जब तक कोई प्रमाण ना हो वो इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए पद को तलब नहीं कर सकती हैं जांच एजेंसियां, उनके भी अपने क्राइटेरिया हैं, लिमिटेशंस हैं। तो यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या क्या घटनाक्रम सामने आ सकता है? देखिए, वो एक आदर्श स्थिति थी, अब वो आदर्श स्थिति नहीं है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियन जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से गद्दी मिली है। अगर हम उसको छोड़ देंगे, अगर इस्तीफा दे देंगे तो दोबारा वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे अरविंद जी की पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, वन मैन शो है, वही संयोजक है, जब वो चाहे पद ग्रहण कर सकते या नहीं ग्रहण कर सकते, इतना उनके ताकत है, उनका अधिकार भी है। लेकिन और जो कैडर बेस होती हैं उसमें इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। तो हमें नहीं लगता है कि अगर कोई इस्तीफा देंगे, अगर आप सत्येंद्र जैन के केस में भी देखा था कि जेल में रहने के बाद भी जो उन्होंने इस्तीफा दिया, जब सिसोदिया साहब पहुंच गए 9, 10, 11 महीने के बाद, तो दोनों इस्तीफे हुए, जेल से ही वो सरकार को चला रहे थे, राजकीय कार्य कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता कि वो आदर्शता अब किसी पॉलिटिकल पार्टी में रह गई है, कि जिस आदर्श से ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी वो नहीं है। हाँ, कहीं कहीं जहां इनको कांग्रेस को गैप मिलता है, आम पार्टी वह अच्छा कर रही है, चाहे वो आपने दिल्ली में देखा 15 साल तक कांग्रेस की पड़ रही थी और जो बयार चल रही थी तो उसमें जो है फायदा मिला। साथ में पंजाब में देखा कि कांग्रेस की जो पार्टी थी वो काफी कमजोर पड़ गई थी अपनी आपसी रंजिश कर, और जिसकी लड़ाई से, और जिसकी वजह से जो है फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। तो ये एक विकल्प के रूप में आ रही है, फिलिंग इन द स्पेस, जहां पे कांग्रेस कमजोर नजर आती है और बीजेपी अगर सशक्त नहीं होती है तो वहां पे अपने को स्थापित करने में सफल हो गई है और राष्ट्रीय स्तर का इनको दर्जा भी मिल गया। लेकिन अब आप कहें कि ये बहुत ही आदर्श पार्टी है, ऐसा हमारा मानना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्थितियां हैं वो एक आदर्श था, हमारे सामने एक आदर्श प्रमाण था जो हुआ है, लेकिन अब ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। रमाकांत जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से क्या मिला, बीजेपी के नेताओं को क्या मिला, मनीष सिसोदिया के पास से, सत्येंद्र जैन के पास से, लेकिन यदि इतना है, जैसे कि आज प्रदर्शन किया जा रहा है, सीबीआई कार्यालय के सामने भगवंत मान धरने पर बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, पुलिस उनको वहां से हटाने का प्रयास कर रही है, हालांकि 1000 से ज्यादा पुलिस बल वहां पर तैनात है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है, मनीष सिसोदिया की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, यदि ये सही है, इनके पास से कुछ नहीं मिला है, तो हमारे भारत में एक न्यायालयीन व्यवस्था है, वहां जाकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से या उनके परिवार की ओर से कि एजेंसी ने उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके रखा है और बेवजह जेल में डाल के रखा है, ये बात वहां इस्तेगासा लगाया जा सकता था। यदि उनके पास कुछ नहीं मिला जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर उन्हें बाहर निकालने की कवायद, उनको कोशिश जो है परिजनों ने, परिवार वालों ने या पार्टी ने क्यों नहीं की फिर? जी सूरज जी, मैं आपके बिल्कुल सवालों का जवाब देता हूं। जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता के पहले मैं बतला दूं कि केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से 3000 से ज्यादा विपक्ष के नेताओं पे ईडी और सीबीआई के छापे मारे गए, उनको बदनाम किया गया, उनको पकड़ा गया। लेकिन कितने लोगों पे आरोप साबित हुआ? कितने लोगों पे? मात्र 0.5% लोगों पे, मात्र 0.5% लोगों पे। तो ये तो जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता हो गई। और केंद्र की मोदी सरकार केवल और केवल डराती है, चाहे आप हेमंत विश्व शर्मा का देख लीजिए। अभी ये जो कह रहे थे चक्की पीसिंग, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो जांच एजेंसियों के दम पे पार्टियों को तोड़ना, उनके नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करना, केवल केंद्र की मोदी सरकार का एक ही काम रह गया है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं। बिल्कुल न्यायालय में मामला लेके जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी के मामले में आपको मैं बतलाऊं सूरज जी, मजिस्ट्रेट ने जब ईडी के अफसरों से कड़े सवाल किए कि जब एक भी सबूत आपके पास नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो आप जबरदस्ती क्यों गिरफ्तार करके रखे हैं इनको। भारतीय जनता पार्टी ने मजिस्ट्रेट बदलवा दिया। ये मजिस्ट्रेटों पे क्या संदेश देना चाहते हैं
यदि भाजपा के हिसाब से नहीं चलेंगे तो तुमको भी बदल दिया जाएगा, तुमको भी निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। तो आज ये माहौल बना दिया है इन्होंने देश का। देखिए मजिस्ट्रेट रमाकांत जी, इनके हिसाब हमारी से जो भारत की चलने को मजबूर हो जो गए हैं। व्यवस्था है, संवैधानिक ये व्यवस्था है, डर का माहौल बना रहे हैं। न्यायपालिका सर्वोपरि है, विधायिका कार्यपालिका उसके बाद आती है। न्यायपालिका सर्वोपरि है, लेकिन मजिस्ट्रेट का तबादला करना, मजिस्ट्रेट को केस से हटाना, हाँ। ये क्या संदेश देता है? जी, आलोक जी, दूसरे आपके पास मजिस्ट्रेटों को संदेश दे रहे हैं जी, भाई जी। कि हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे ठीक तुमको बदल है, दिया ठीक है। जाएगा। रमाकांत जी वापस आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर आलोक श्रोती जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो है वो जुडिशरी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। जो एडीजीसी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है जी। उसमें केंद्र सरकार का निर्णय नहीं चलता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो राज्य सरकार के अधीन वहां होते हैं। और जो बात रमाकांत जी आप कह रहे हैं, वीर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। रमाकांत जी वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले वीर सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि बार बार यही बात आ रही है। अभी भी रमाकांत जी ने कहा कि जांच एजेंसियों को डराने के लिए रखा गया है। तो ये जो चीजें हैं, आज केंद्र सरकार पर लगातार इस बात को लेकर आरोप लग रहे हैं। यदि ठीक है, जो मामला है, यदि शराब नीति में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, शराब नीति में कोई घोटाला हुआ है, सीबीआई के पास वह प्रकरण है और 2017 से उस मामले को लेकर के लगातार सीबीआई चल रही है और अलग अलग नोटिस भी दिए गए हैं, अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई है। लेकिन इन सब के बीच में केंद्र, यदि स्वाभाविक बात है, यदि कहीं कुछ हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई घोटाला हुआ, तो जांच एजेंसियां, चाहे ईडी की बात करें, आईटी की बात करें या सीबीआई की बात करें, वो जांच कर रही हैं। इन जांच के साथ साथ जहां कहीं भी ये जांच होती है, और खासतौर से उन राज्यों में जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां यदि इस तरह की मामला बात आती है, तो सीधा आरोप केंद्र सरकार पर ही क्यों लगता है? मतलब केंद्र सरकार की भूमिका क्या है फिर इसमें? नहीं तो इनको ऐसा कानून बनवा देना चाहिए कि विपक्षियों की जांच ही ना हो। जब विपक्षियों की जांच नहीं होगी तो अपने आप कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ करते रहो। भाई ईडी का काम है कि उसको जांच करना, उसको लगेगा जांच करना, और जांच में नहीं लग सकता तो मजिस्ट्रेट उसको खारिज कर देगा। भाई मजिस्ट्रेट क्या, भाई न्यायालय पे भी इनके आरोप लग रहे हैं। भाई मजिस्ट्रेट की ट्रांसफर का मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, हाँ। ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया है। हाँ। भाई किसी न किसी के केस चलता रहेगा, वो जब चलता रहेगा तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका ट्रांसफर तो होना ही है। वो तो एक प्रक्रिया है, तो उस पर भी आरोप लगाया जाएगा। भाई आज राहुल गांधी के ऊपर लगेगा तब भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर आरोप लगेगा तब भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उसका ट्रांसफर होगा ही नहीं कभी। नहीं, ये ट्रांसफर वाली बात तो ठीक है, जो निराधार है। ठीक, जो बात रमाकांत जी ने कही कि उनका तबादला कर दिया गया, जज बदल दिया गया, ये एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये जरूर है वीर सिंह जी कि ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये उन्हीं राज्यों में ज्यादा सक्रिय क्यों होती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है? ये सवाल तो उठ रहा है। ऐसा नहीं है, जांच हर जगह होती है, लेकिन जांच भाई अब आज आपके ऊपर जांच हुई तो इन्होंने हल्ला काटना शुरू कर दिया। हाँ। कहीं धरने पे बैठ रहे हैं, कहीं अनशन पे बैठ रहे हैं। हाँ। और दूसरी जगह कहीं जांच होती है तो वो साधारण जांच हो जाती है। भाई वो भी अगर हल्ला मचाए तो वो भी लाइट में आ जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं कि जांच उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में जांच नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश में सरकार मध्य प्रदेश में भी जांच हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी जांच हो रही है, जांच हर जगह हो रही है। ठीक है रमाकांत जी, इनका काम है हल्ला मचाना। ठीक है रमाकांत जी, आप ही के पास आ रहा हूं, अपनी बात रखें और मेरे एक सवाल का जवाब दें कि हम भारत के लोग हैं, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा रखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। सीबीआई है, ईडी है, ये संवैधानिक एजेंसियां हैं, इनके अपने दायरे हैं। ये जहां इनको कोई जानकारी मिलती है, अपनी जानकारी को पुष्ट करने के लिए ये वहां रेड करते हैं, जांच करते हैं, जांच के बाद में आरोप सिद्ध होता है तो उस फाइल को न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। आम आदमी पार्टी को भारत के संविधान पर या संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है क्या? जो बाहर प्रदर्शन हो रहा है, मैं उस परिदृश्य में बात कर रहा हूं, ये उस दृष्टिकोण में बात कर रहा हूं कि जो सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया है, पूछताछ हो जाएगी। यदि जैसा उन्होंने कहा है, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि यदि मैं भ्रष्टाचारी हूं तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। यदि वो ईमानदार हैं, वो सही हैं, तो फिर पूछताछ पर सवाल क्यों, ये धरना प्रदर्शन क्यों? मैं सूरज जी आपके सभी सवालों का जवाब दे देता हूं जी। बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम नहीं कर पा रही है। स्कूल बनाने वाले को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, अस्पताल बनाने वाले को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था निःशुल्क करने वाले को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। शराब की सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं जांच एजेंसियों पे भरोसा करें। बिल्कुल जांच एजेंसियों पे भरोसा करें। 3000 से ज्यादा छापेमारी किए हैं, ये बतलाएं कि कितने लोगों पे आरोप साबित हुआ है। जांच एजेंसियों पे भरोसा करेंगे ना? सत्ता पक्ष के कितने नेताओं पे इन्होंने सीबीआई और ईडी की जांच कराई है?
500 करोड़ का हवाला कांड हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, संजय पाठक ने किया था। हाँ। हुई जांच इसकी, व्यापम में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, 50 लोग मर गए, राज्यपाल का बेटा मर गया। हुई जांच इसकी। पोषण आहार घोटाला हो गया, हुई जांच इसकी। डंपर घोटाला हो गया, ई टेंडर घोटाला हो गया, हुई जांच इसकी। कैसे भरोसा करेगा कोई जांच एजेंसियों पर? जो आपने बात कही कि और पहले यही मोदी जी हुआ करते थे। हाँ। जो कहते थे ईडी और सीबीआई तो केंद्र सरकार का तोता है। ये बात आज उस तोते को कुत्ता बना के रख दिया, क्या जब छू कर देते हैं, छू ईडी छू सीबीआई। ये है, ये बदनाम कर दिया इन लोगों ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके। कैसे विश्वसनीयता रहेगी जब केवल जांच एजेंसियां विपक्षियों में कार्यवाही कर रही हैं? कैसे विश्वसनीयता रहेगी? इस प्रकार का माहौल बना दिए हैं। अगर आज लोग सड़कों पे नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी चौराहे पे खड़ा करवा करके विपक्ष के नेताओं को गोली मारवा देंगे। इस प्रकार की तानाशाही इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देश को बर्बादी की कगार पर लेके जा रहे हैं। केंद्र में बैठी मोदी सरकार देश को बर्बादी की कगार पे लेके जा रही है। तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। जिसको मर्जी उसको गिरफ्तार कर लो। जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार ने कुत्ता बना के रखा है। जिसके ऊपर मर्जी उसके ऊपर छू कर देते हैं। छू ईडी, छू सीबीआई, ये माहौल बना के रखा है। देश को क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग? 3,000 लोगों की जांच करवाई, कितने लोगों में कितने % लोगों में कन्विक्शन रेट आया? मात्र 0.5% लोगों पे आरोप साबित हुआ है। कहां से आंकड़ा पा गए 0.5% का? जरा दिखाएंगे। नेता की जांच नहीं करती ईडी पटेल सीबीआई। साहब, ये कहाँ का आंकड़ा पा गए 0.5% का? केवल रोक रखा है, कहीं का है तो दिखाइए तो। किसी नेता की जांच नहीं हुई। आप बदलाइए, मध्य प्रदेश के अंदर इतने अरे भैया 0.5% का आंकड़ा कहाँ मिल गया? इस तरीके से आप जांच एजेंसियों के लिए जो शब्दावली यूज कर रहे हैं वो मान्य नहीं है। क्यों आप जांच एजेंसियों को कुत्ता नहीं कह सकते। आप जिस तरह की आप भाषा यूज कर रहे हैं ये एक नहीं है। रमाकांत जी, रमाकांत जी, जो भाषा आप यूज कर रहे हैं जांच एजेंसियों के लिए संबंधित भाषा है। उसके पक्ष में बयान देना बंद ठीक है। कर दीजिए। वीर सिंह जी आपके पास वापस आऊंगा। ठीक है वीर सिंह जी वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन रमाकांत जी, आलोक श्रोती जी जो बात कह रहे हैं, रमाकांत जी, आलोक श्रोती जी जो बात कह रहे हैं कि जांच एजेंसी के लिए आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये संवैधानिक भाषा है? सरकारों को तोड़ने का काम होता है के दम पर। जांच एजेंसियों के आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, नहीं बिके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग बिक गए। नहीं, लेकिन यहाँ ठीक है, ये सारा परिदृश्य ठीक है, कौन सा नेता बिका कौन सा नेता नहीं बिका, लेकिन यहाँ सवाल ये है रमाकांत जी कि जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बात आलोक श्रोती जी कह रहे हैं कि ये भाषा क्या संवैधानिक है? जांच एजेंसियों के लिए, जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने एजेंसियों के लिए आपकी भाषा संवैधानिक है क्या? आप कैसे भरोसा करेंगे इनकी जांच एजेंसियों पे? आप जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, 0.5%, वो आंकड़ा कहां से आया है? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आप बतलाइए ना। आलोक श्रोती जी, आप बतलाइए, केंद्र सरकार का तोता है कि नहीं है सीबीआई? ये मोदी जी बोलते थे। ये शुरुआत मैंने तो नहीं की, रमाकांत ने तो नहीं की शुरुआत, ये तो मोदी जी कहते हैं। ज्ञान है नहीं। यूपीए की सरकार थी उस समय। बोलते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब यूपीए की सरकार थी। ज्ञान आपको है नहीं, बोलते चले आ रहे। कक्षा 9 कक्षा 11 में 1.5 लाख लड़का फेल हुआ है आपके दिल्ली सरकार में। आप तो सारे विपक्षियों को जेल में डालवा दीजिए, रमाकांत पटेल को भी जेल में डालवा दीजिए। विपक्ष से हमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़िए, हम लोग देशभक्त लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लोग नहीं। आप डलवा दीजिए सबको जेल में। यही काम कर सकती है केंद्र सरकार। मेरा सवाल ये है रमाकांत जी कि जिस तरह से बात सामने आ रही है, वीर सिंह जी वापस आता हूं आपके पास में। मेरा प्रश्न जो है रमाकांत जी कि यदि ठीक है, आपने कहा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आपने कहा कि सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं, मैं वही बात कर रहा हूं कि हमारे भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायालयीन प्रक्रिया जो है, न्यायपालिका सर्वोपरि है और उस न्यायालय पर तो भरोसा होना चाहिए। आपको जांच एजेंसी पर नहीं है, ठीक है, आपने कह दिया कि जांच एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन और केंद्र सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके बाद में जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करेगी? जांच एजेंसी सजा तो नहीं सुनाएगी ना, जांच एजेंसी दंड तो नहीं देने का अधिकार है जांच एजेंसी के पास में। वो केवल अपनी फाइल प्रस्तुत कर सकती है कि ये आरोप जांच में पाए गए हैं और न्यायालय में प्रक्रिया जाएगी। तो न्यायालयीन व्यवस्था पर तो भरोसा है ना आपको? बिल्कुल सूरज जी, न्यायालय की व्यवस्था पे भरोसा है। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं
कि आज तक साल भर से मामला चल रहा है, क्यों इस केस का फैसला नहीं आने दिया जा रहा है? क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? जांच एजेंसियां जांच लेट करने के नाम पे जबरदस्ती गुंडागर्दी के दम पे, कानून के दुरुपयोग के दम पे नेताओं को विपक्ष के जेल में डाल के रख के उनकी पार्टी को और उनको बदनाम करने का काम कर रही है। आप समझिए, जब फैसला आएगा तो बाइज्जत बन जाएंगे, क्योंकि एक पैसे का कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियों के दम पे विपक्ष की पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम हो रहा है, ये चिंता का विषय है। ठीक है, आपने कहा कि ये विपक्ष मीडिया के दम पे बदनाम करने का, आम आदमी पार्टी को जांच एजेंसी के दम पर बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आलोक जी, आपके पास आ रहा हूं। जो बात आपने उठाई वो बिल्कुल जायज है। ये भाषा की बात करें, संवैधानिक भाषा की बात करें, संवैधानिक एजेंसियों के लिए अब जो बात करें वो बिल्कुल जायज है। आप अपनी बात रखें। और साथ ही एक और बात आ रही है कि यहां कहीं ना कहीं सवाल तो केंद्र सरकार पर उठ ही रहे हैं। जी, लोकतंत्र में आपको सवाल उठाने की है, आपके पास अधिकार है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में हम हमेशा कहते हैं सशक्त विपक्ष का होना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाता है। लेकिन भी अपनी एक लिमिटेशंस है। आपको उसके दायरे में रह के, संवैधानिक दायरे में रह के, संवैधानिक एजेंसियों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। हमको न्यायालय पे विश्वास करना पड़ेगा, हमें संवैधानिक संस्थाओं पे जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, उन पे हमको विश्वास करना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और जितनी मजबूती से विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ेगा उतना ज्यादा इमर्ज होगा। केवल सत्तारूढ़ पार्टी को जो है आरोप लगा के आगे बढ़ना ये ठीक नहीं है। न्याय की एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। जल्दी कह देंगे तो कहेंगे साहब हमको न्याय मिला नहीं और आपने जो है हमको ऐसा कर दिया। तो न्यायिक प्रक्रिया का जो एक समय लेता है, उस समय अनुसार उनको चलने दीजिए। आप अपनी लड़ाई लड़िए। अगर आपके अंदर सत्यता होगी, अभी तक आपको साथ मिला है जनता का, आगे भी मिलेगा। केवल जो है एक दूसरे विपक्षी पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी पे उंगली उठाने या जांच एजेंसी पे उंगली उठाने से आपकी अपनी गरिमा कम होती है। इसलिए मैं हमेशा विपक्षियों से कहता हूं, लड़ाई लड़ो सत्ता की, अपने सत्यता के साथ, अपने अधिकार के साथ लड़ाई लड़ो, जनता तो मेरा जुड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा कि अधिकार संविधान ने आम आदमी को भी दिए हैं। संवैधानिक एजेंसियों के पास में अधिकार हैं तो आम आदमी के भी अधिकार है। और आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का, वह वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। ये संविधान में लिखी हुई परिभाषा है कि आम आदमी के जो अधिकार हैं, भारत के नागरिकों के जो अधिकार है, उनकी रक्षा के लिए न्यायपालिका कटिबद्ध है। यदि आपके साथ आपको लग रहा है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे जांच एजेंसियां हो, यदि उनके द्वारा उनके अधिकारों से बाहर जाकर कुछ किए जा रहा है तो न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। हालांकि बिंदु बहुत सारे जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय का अभाव है। चर्चा को विराम देंगे। रमाकांत पटेल जी, वीर सिंह जादौन जी, डॉक्टर आलोक श्रोती जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जो बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल, सीबीआई की जो पूछताछ का जो मसला है उसे सियासी समीकरण से देखा जा रहा है, राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि अब केजरीवाल को लेकर के केजरीवाल की बात कही जा रही है कि ये एक वॉर है। और जिस तरह से केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये सीएम को जेल में डालने की साजिश है, ये मुझे फंसाने की साजिश है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैं बेईमान हूं, तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार बताया। अब देखना है कि सीबीआई की पूछताछ के बाद में क्या कुछ मामला निकल के सामने आता है। और जो बात कही जा रही है कि सीबीआई के पास यदि कुछ तथ्य होंगे, कुछ ऐसी जानकारी होगी जिसके पुष्टि के लिए पूछताछ के लिए बुलाया, और यदि उसमें कुछ स्पष्ट होता है और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने न्यूज़ आवर